राम राम दोस्तों, नमस्कार। आज अपन क्लास शुरू करने जा रहे हैं जालोर का इतिहास, जो चौहान वंश का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में अपन परमार वंश को पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं जालोर में जो है सोनगरा चौहानों का शासन था। कौन से वंश का शासन था? सोनगरा चौहान शाखा थी एक चौहानों की, सोनगरा, तो उनका शासन था। अभी इसको देख लेते हैं अपन। पहले जालोर के इतिहास को देखते हैं। जाबाली ऋषि एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। जाबाली ऋषि थे ना, उनके नाम के कारण से जालोर को क्या कहा जाता था? जाबालीपुर कहा जाता था। जाबाली ऋषि के नाम के कारण क्या कहा जाता था? जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। इफेक्ट ध्यान रखना है। एक बिजोलिया प्रशस्ति मिलती है अपन को, जिसमें भी जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है। बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर का नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर मिलता है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला ये देखना है इसका जालोर नाम क्यों पड़ा था। तो यहाँ पर जाल के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा था। जाल जानते हो ना, जाल, कांटों वाली जाल, तो उस जाल के पेड़ों की अधिकता है यहाँ पर, इस कारण इसका नाम जालोर पड़ा था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगली चीज देखना है, जालोर का किला जो है, जालोर का जो किला है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। जालोर का किला सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इस जालोर के किले को सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनगढ़ भी कहा जाता है और कांचनगिरी भी कहा जाता है। तो जालोर किले के अन्य नाम क्या क्या मिल सकते हैं आपको? सुवर्णगिरी, सोनगढ़ और कांचनगिरी, ये नाम भी आपको मिल सकते हैं। इन सभी कारणों से जालोर के चौहान जो थे वो सोनगरा चौहान कहलाते थे। क्यों? क्योंकि सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी, इन सभी कारणों से जालोर के चौहानों को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान कहा जाता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जालोर में कौन से चौहान वंश की कौन सी शाखा का शासन था? तो सोनगरा शाखा जो है उसका शासन था। अब बढ़ते हैं आगे। पहले शासक पढ़ेंगे अपन कीर्तिपाल। अभी कीर्तिपाल कौन थे? तो नाडोल शाखा अपन ने पढ़ी है पिछली क्लास में। तो नाडोल शासक थे केलण, उनके छोटे भाई थे। कीर्तिपाल कौन थे? तो नाडोल के में जो चौहान वंश के शासक थे ना, केलण, उनके छोटे भाई थे कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। नंबर एक चीज क्या ध्यान रखनी है? कीर्तिपाल ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था, नंबर एक चीज। दूसरी, 1179 में मेवाड़ के सामंत सिंह को इसने हराया था। 1179 में इन्होंने किसको हराया था? मेवाड़ के एक शासक थे सामंत सिंह, उनको इन्होंने हराया था। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था 1179 में कीर्तिपाल ने। दूसरा ध्यान रखना है, 1181 में कुंतपाल परमार को हराया है इन्होंने। कुंतपाल परमार को हराकर इसने जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा स्थापित की थी। तो जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा स्थापित करने वाला शासक कौन हो गया? कीर्तिपाल। यानी कि जालोर में सोनगरा शाखा का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल है। और इसने किसको हराकर की थी? तो कुंतपाल परमार को हराकर इसने जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा को स्थापित किया था। कुंतपाल परमार को हराकर 1181 में। अगला देखते हैं, सुंदाभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। सुंदाभिलेख मिला एक, और उस सुंदाभिलेख में इस कीर्तिपाल है, उसकी उपमा क्या मिलती है अपन को? राजेश्वर मिलती है। कीर्तिपाल को क्या कहा गया है सुंदाभिलेख में? राजेश्वर कहा गया है। अगली चीज ध्यान रखनी है, मोणोत नेणसी के जो ख्यात हैं उसके अनुसार कीर्तिपाल एक महान राजा हुआ करते थे। मोणोत नेणसी ने एक किताब लिखी थी, मोणोत नेणसी ख्यात। उस ख्यात के अनुसार कीर्तिपाल या कीतु जो थे वो एक महान राजा हुआ करते थे। इफेक्ट भी आपको कीर्तिपाल के संबंध में ध्यान रखना है। तो कीर्तिपाल के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? इन्होंने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया। दूसरा, 1179 में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। 1181 में इन्होंने कुंतपाल परमार को हरा करके जालोर में सोनगरा चौहानों की शाखा स्थापित की। सुंदाभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा जाता है, और मोणोत नेणसी ख्यात के अनुसार कीर्तिपाल एक महान राजा हुआ करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, और अगले शासक अपने लिए समर सिंह। जालोर के अंदर अगले शासक कौन है अपने लिए? समर सिंह है। तो समर सिंह ने क्या किया था? इन्होंने जालोर में परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार बनवाया था। परकोठा जो दुर्ग के चारों तरफ बना रहता है ना, उसको परकोटा, शस्त्रागार और कोषागार, इन तीनों का निर्माण इसने कराया था। इनकी राजकुमारी थी जिसका नाम था लीला देवी। समर सिंह की राजकुमारी, यानी कि राजकुमारी का मतलब इनकी पुत्री राजकुमारी लीला देवी का विवाह इन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदित्य से करवाया था। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदित्य से इन्होंने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह करवाया था। तो जालोर और चालुक्य वंश, सोनगरा चौहान और चालुक्य वंश के बीच में वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। समर सिंह के समय समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीमदित्य जो चालुक्य वंश के शासक थे गुजरात के अंदर, उनके साथ जो है विवाह करवाया था। अगले शासक है उदय सिंह।
अगले शासक कौन है? उदय सिंह है, जिनको अपन पढ़ेंगे। उदय सिंह जो है इल्तुतमिश से मंडोर, जोधपुर और नाडोल पाली इसने छीन लिया था। उदय सिंह ने क्या किया था? इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनसे उदय सिंह ने मंडोर, जोधपुर और नाडोल पाली ये दोनों जगह छीन ली थी, यानी कि जीत ली थी, उसको हरा करके, या फिर एक तरीके से कहा जाए अधिग्रहण कर लिया था इसने, उन चीज़ों का छीन लिया था उससे। तो उदय सिंह ने क्या किया था? इल्तुतमिश के से जो है मंडोर, जोधपुर और नाडोल पाली इन दोनों को छीन लिया था। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, इसने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया था। गुजरात के शासक थे लवण प्रसाद, उनको भी इसने हराया था उदय सिंह ने। ये फैक्ट आपको उदय सिंह के बारे में ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले शासक है चाचिक देव। चाचिक देव के बारे में देखते हैं कि इन्होंने एक उपाधि धारण कर रखी थी, उस उपाधि का नाम था महाराजाधिराज। चाचिक देव की उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज इनकी उपाधि थी। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन थे, मगर दोनों जो शासक थे नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, ये दोनों जालौर पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाए थे इनके समय। क्या चीज़ ध्यान रखनी है? चाचिक देव के समय समकालीन जो दिल्ली सल्तनत के शासक कौन कौन से थे? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन, लेकिन ये दोनों भी जालौर पर अधिकार करने का साहस जो है नहीं जुटा पाए थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला शासक की तरफ बढ़ते हैं अपन अब, और अगले शासक है सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में ध्यान रखना है, 1291 में जलालुद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी थे ना, अलाउद्दीन खिलजी के ससुर जी, उन्होंने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था। फैक्ट आपको ध्यान रखना है 1291 में। दूसरी चीज, जलालुद्दीन सांचौर तक पहुंच गए थे, आक्रमण करते हुए कहां तक पहुंच गए थे? सांचौर जो जालौर के अंदर है वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघोला की सहायता से इसे रोक दिया था। इन्होंने क्या किया था? सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला थे, उनकी सहायता से उन्होंने उनको रोक दिया था, जलालुद्दीन खिलजी को। तो सामंत सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना है? 1291 में जलालुद्दीन खिलजी को जालौर पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। दूसरी चीज, जलालुद्दीन खिलजी जो है सांचौर तक पहुंच गए थे, लेकिन सामंत सिंह ने क्या किया था? सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसको रोक दिया था, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ने दिया था सांचौर से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगले शासक है कन्नड़देव। कन्नड़देव काफी इंपॉर्टेंट शासक है यहाँ के, सबसे लंबे जानकारी भी इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अपन। कन्नड़देव के समय क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं। नंबर एक चीज ये ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन ने सिवाना, बाड़मेर तथा जालौर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ? 1311 में जालौर पर। और जालौर में कौन सी जगह पर हुआ था? सिवाना, बाड़मेर और जालौर पर इन्होंने 1311 में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था जालौर में, एक तो सिवाना, बाड़मेर पर और एक जालौर पर। अगला देखते हैं इस आक्रमण के क्या क्या कारण थे, क्योंकि आक्रमण जब किया जाता है तो कोई बिना मतलब के तो दूसरा शासक अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो आक्रमण के भी कुछ रीजन थे। पहला रीजन ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। अलाउद्दीन खिलजी क्या मानता था अपने आप को? सिकंदर ऐसा नहीं मानता था, सिकंदर के समकक्ष मानता था। वो पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, और इसी वजह से उसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जालौर पर आक्रमण कर दिया। तो पहला रीजन तो क्या हो गया? साम्राज्य विस्तार की नीति अलाउद्दीन खिलजी की। दूसरी देखते हैं, जालौर जो है वो दिल्ली से गुजरात और दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। जालौर जो है वो दिल्ली से निकल करके गुजरात का जो व्यापारिक मार्ग आता है ना, उस व्यापारिक मार्ग पर और दक्षिण भारत के जो व्यापारिक मार्ग है उनके बीच में पड़ता था, और इस व्यापारिक महत्व के कारण भी उसने इस पर आक्रमण किया था। तीसरा रीजन ये देखते हैं कि गुजरात आक्रमण के दौरान, गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण के दौरान कन्नड़देव ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी को जालौर होकर जाने से रास्ता नहीं दिया था। जब जालौर होकर जाना चाह रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको वहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया था कन्नड़देव ने। ये ध्यान रखना है आपको। इस वजह से मामला बिगड़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो जो शासक दुनिया पर राज करने की सोच रहा है, और उसको एक छोटी सी रियासत जालौर का शासक कन्नड़देव रास्ता ही नहीं दे रहा है कि बढ़ने का, जब वो गुजरात पर आक्रमण कर रहा है तो उसके मन में इसके प्रति विरोध की भावना भड़क गई और वो आक्रमण कर देता है। अगला रीजन देखते हैं अपन, गुजरात अभियान से जब उसकी सेना लौट रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर इसके सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया। कन्नड़देव का सेनापति था जेता देवड़ा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के बाद वापस लौट रही थी ना, तो कन्नड़देव के सेनापति जेता देवड़ा ने उस पर आक्रमण कर दिया, और
अलाउद्दीन की जो सेना थी वो सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े लेकर आ रही थी, वहां से गुजरात से ध्वस्त कर दिया था उन्होंने शिवलिंग को सोमनाथ मंदिर के अंदर, तो उसके टुकड़ों को भी इसने छीन लिया और इसके सैनिकों ने छीन लिया था। तो ये मामला और बिगड़ गया। अगला रीजन ये था कि फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार है, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में आयन उल मुल्क मुल्तानी ने जालौर पर आक्रमण कर कानड़ देव को संधि करने के लिए दिल्ली ले गया था। फरिश्ता के अनुसार एक फैक्ट ये मिलता है कि 1305 में आयन उल मुल्क मुल्तानी एक सेनापति है, ये क्या कर रहा था, जालौर पर आक्रमण कर देता है 1305 में और कानड़ देव को संधि करने के लिए दिल्ली लेकर चला जाता है। कानड़ देव को संधि करने के लिए कौन लेकर जाता है, आयन उल मुल्क मुल्तानी, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में। लेकिन वहां जाने के बाद में क्या होता है, वहां जाकर ये उसकी संधि नहीं करता है, बल्कि इसने वहां जाकर के अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कानड़ देव ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया कि मैं आपसे युद्ध कर लूंगा, लेकिन मैं आपकी दीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो मामला और बिगड़ गया। अब आगे देखते हैं। छठा रीजन ये था कि नैणसी के अनुसार, मोड़ ऑफ नैणसी जो है उनके अनुसार आक्रमण का कारण अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा थी। और फिरोजा क्या करती थी, कानड़ देव के पुत्र थे वीरमदेव, उनसे प्रेम करती थी। तो रीजन क्या था, नैणसी के अनुसार आक्रमण का कारण अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का वीरमदेव के प्रति प्रेम था। अब फिरोजा ने क्या किया, अलाउद्दीन की इसकी कहानी है, वो प्रेम करती थी, ये चला गया था वहाँ पर दिल्ली में, इससे उसको प्रेम हो गया था और प्रेम विवाह करना चाहती थी वो, लेकिन इसने विवाह करने से मना कर दिया। तो फिर ये अपनी धाइमा के साथ, धाइमा का नाम है गुलविसित, ये सेना लेकर के यहाँ पर पहुँच गई जालौर में और उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। वीरमदेव मारे गए। वीरमदेव मरने के बाद में उनकी चिता के साथ ये भी सती होना चाह रही थी, लेकिन उसको सती होने नहीं दिया। सती होने मतलब ये सती हो गई एक तरीके से, कुछ किताबों में मिलता है सती नहीं हुई, जल में कूद करके इसने आत्महत्या कर ली, ऐसा विवरण मिलता है। और कुछ किताबों में लिखा आता है कि इसने मतलब सती हो गई थी। आपको ध्यान रखना है कि फिरोजा सती हुई थी या जल समाधि ली थी, या मतलब जल में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, इनकी धाइमा का नाम गुलविसित था, ये ध्यान रखना है। अब अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण कब होता है, 1308 ईस्वी में, ये ध्यान रखनी है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण होता है। सिवाना को जो है जालौर की चाबी या कुंजी कहा जाता है। सिवाना जो दुर्ग है उसको जालौर की चाबी या कुंजी कहा जाता है। इस समय सिवाना का जो किला था वो कानड़ देव के भतीजे थे सातल और सोम उनके पास था। कानड़ देव के दो भतीजे थे सातल देव और सोम, और इन दोनों के पास में सिवाना का जो किला था वो कानड़ देव ने सौंप रखा था। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक भायल सैनिक ने विश्वासघात कर दिया था सिवाना किले में। किसने विश्वासघात किया था, एक भायल नामक सैनिक थे, उन्होंने विश्वासघात कर लिया था। 1308 में जो है सातल और सोम के नेतृत्व में सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था। तो सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ, 1308 में हुआ। और किन के नेतृत्व में हुआ, तो सातल और सोम जो कानड़ देव ने के भतीजे थे ना दोनों, जिनको वहां पर रख रखा था इसने सिवाना के अंदर, उन दोनों के नेतृत्व में 1308 में शाखा हो गया। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर उसने खैराबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर इसने खैराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को इसको सौंप दिया। यानी कि सिवाना दुर्ग की को किसके लिए सौंप दिया इसने, अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे देखते हैं। इस आक्रमण में नाहर खान नामक तुर्क सेनापति मारा गया था। सिवाना पर आक्रमण किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उनमें तुर्क सेनापति नाहर खान भी इसमें मारा गया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। कमालुद्दीन गुर्ग को इसने क्या किया था, युद्ध ये जीतने के बाद में, खैराबाद नाम करने के बाद में कमालुद्दीन गुर्ग को इसने ये दुर्ग सौंप दिया था। आगे देखते हैं। इसी तरीके से झाइन एक दुर्ग है रणथंभौर के अंदर। झाइन को रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। सिवाना को जो है जालौर की चाबी कहा जाता है एक तरीके से, और झाइन को किसकी चाबी कहा जाता है, रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। तथा अलाउद्दीन ने इसका नाम बदल करके नौशहर कर दिया था। रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन ने अधिकार कर लिया था तो इसका नाम बदल करके झाइन दुर्ग क्या कर दिया था, इसने नौशहर कर दिया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तुर्कों ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया था। ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे इन्होंने सांचौर के अंदर जो है महावीर मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ दिया था। और शिक्षा का केंद्र जो भीनमाल था उस समय, शिक्षा के केंद्र भीनमाल को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया था। बर्बाद कर मतलब ध्वस्त कर दिया था।
अगला युद्ध देखते हैं अपन, मलकाना का युद्ध। मालकाना का युद्ध, और ये नागौर के अंदर लड़ा गया था। मालकाना का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? नागौर के अंदर लड़ा गया था। इसमें कानड़ देव ने तुर्कों को हराया था। मालकाना के युद्ध में किसने हराया था? कानड़ देव ने तुर्कों को हराया था, और तुर्क सेनापति शम्स खान को इसने गिरफ्तार कर लिया था। तुर्क सेनापति शम्स खान को इसने गिरफ्तार कर लिया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, तुर्क सेनापति शम्स खान को इसने गिरफ्तार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण को अब देखते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण कब किया? 1311 में। अब ये इस समय क्या हुआ? बीका दैया एक सरदार थे, इन्होंने कानड़ देव के साथ विश्वासघात कर दिया और ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए, और इसकी वजह से धोखा करने की वजह से ये युद्ध जीत गए अलाउद्दीन खिलजी। तो जब इन्होंने धोखा किया और इस बात का पता इनकी पत्नी हीरादे को लगा, तो इन्होंने क्या किया? हीरादे ने इनको, बीका दैया को मार दिया कि आपने अपने राजा के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनकी पत्नी ने इनको मार दिया था। अब आगे देखते हैं, 1311 में कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में जालौर में साका किया गया था। 1311 में कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में जालौर में साका किया गया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखना है, अलाउद्दीन ने यहाँ पर अलाई दरवाज़ा तोफखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के अंदर किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा, जिसको तोफखाना मस्जिद भी कहा जाता है, उसका निर्माण इसने करवाया था। अब इसके समय के एक व्यक्ति थे, इतिहासकार पद्मनाभ। इस पद्मनाभ ने 2 किताबें लिखी थी, कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात, इन 2 किताबों की रचना इसने करी थी, पद्मनाभ ने। तो इस तरीके से अपन ने जालौर के इतिहास को भी पढ़ लिया। अब अपना चौहान वंश से संबंधित सभी रियासतों से, जहाँ पर भी चौहानों ने राज किया था, उनके बारे में अपना इतिहास जो है वो कंप्लीट होता है। आप 1 बाय 1 एक क्लास को देखते जाएं, और अपने मित्रों को, अपने साथ पढ़ने वालों को, और जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी इनको सजेस्ट करें, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है डिजिटल बोर्ड पर। और हालांकि मैं मानता हूँ इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन इन कमियों के साथ ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े स्तर पर संसाधन उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा पाऊँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब आने वाले वक्त में आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी फ्री में उपलब्ध करवा दी जाएगी, पीपीटी के माध्यम से, या फिर किसी चैनल के माध्यम से, अपन टेलीग्राम चैनल वगैरह के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बाकी मेरा प्रयास है कि 2025 में आपको तमाम सब्जेक्टों के सारे कोर्स टू द पॉइंट, एक सिलेबस के एक टॉपिक को कवर करवाते हुए आपको उपलब्ध करवा दे जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, तमाम सब्जेक्ट के कोर्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और फ्री में यूट्यूब पर। मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास होकर पढ़िए और अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन करवाइए, ताकि आपका और आपके परिवार का जो है नाम हो सके, और थोड़ा बहुत उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए। बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।